हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे जो मुझे फॉलो करते आ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं या आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे जाके। उसका अकाउंट आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने दे रखा है ऑलरेडी। आपको जाना है लिंक्डइन पे, आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऋषभ पांडे के नेम से। आप मुझे सर्च कर सकते हैं एंड देन आप मुझे इस अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा अकाउंट ये दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको सीधा आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ वी कैन प्रोसेस CSV फाइल्स इन Databricks यूजिंग PySpark। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको सीधा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हम एग्जैक्टली CSV होता क्या है। तो कोड लिखने के पहले मेरे को आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने हैं कि बेसिकली CSV होता क्या है एंड उसमें क्या कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली CSV का होता है, ठीक है। तो लेट मी शेयर माय वाइट बोर्ड एंड नाउ। सो आपको याद रखना है कि CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके, दैट मीन्स कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मीन्स दैट लेट्स सपोज कि आई हैव कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, राइट। एंड इसी में हमारी वैल्यूज भी हैं। लेट्स सपोज ऋषभ एंड पांडे एंड देन IT एंड CSE, ठीक है। तो अभी आपको ये दिख रहा है कि मैंने जो वैल्यूज, मेरी जो वैल्यूज है ना, वो कॉमा से हुई है सेपरेट। दैट मीन्स कि जितने भी मेरे डेटा के अंदर कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं एंड चारों कॉलम्स को मैंने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो मेरी वैल्यूज है ना, ये कॉमा से सेपरेट हुई हैं। तो यही चीज हमको आइडेंटिफाई करवाती है कि मेरी जो डेटा जो स्टोर हुआ है फाइल में, वो किस तरीके से स्टोर हुआ है। आई मीन किस चीज से वो सेपरेट हुआ है, कॉमा से हुआ है क्या, या फिर कोई अदर ऑप्शन से वो सेपरेट हुआ है, ठीक है। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी जो फाइल है वो कॉमा सेपरेटेड CSV फाइल है या किसी और ऑप्शन से सेपरेट हुई है, तो वो वाली फाइल है, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है कि मेरी जो फाइल है वो कॉमा से सेपरेट हुई है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे CSV, दैट मीन्स कॉमा सेपरेट फाइल्स। बट हमारे पास और भी तरीके की फाइल्स होती हैं जिसमें हमारे कॉमा की जगह पाइप होता है। पाइप दैट मीन्स कि पाइप का साइन अलग होता है। पाइप का साइन मैं आपको बता दूंगा अभी कोड करते रहे कि कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं पाइप को, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं पाइप सेपरेट फाइल्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कोड लिख के दिखाता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। सो तो मैंने डेटाबेस में लॉगिन कर लिया है, आप भी अपने अपने डेटाबेस में लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। सो जैसे ही आप डेटाबेस में लॉगिन कर लेंगे तो आपका फर्स्ट काम जो होता है, आपका फर्स्ट काम है आपको मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, फ्रॉम पाइस्पार्क डॉट SQL डॉट फंक्शंस इंपोर्ट स्टार। एंड सेम विथ आपको टाइप्स पे इंपोर्ट कर लेना है। बिकॉज अगर आप लाइब्रेरीज को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कोई भी फंक्शन वगैरह स्पार्क के थ्रू यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको ये चीज़ तो इंपोर्ट कर लेनी है। एंड कंप्यूट मैंने ऑलरेडी बना रखा है CSV के नेम से, एंड नोटबुक भी क्रिएट कर रखी है। तो अगर आपको नहीं पता है कि डेटाबेस कैसे काम करता है, ये डेटाबेस होता क्या है, तो मैंने इस प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन बना रखी है डेटाबेस की, आप वहाँ पर जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SQL, यहाँ पे टाइप्स लिखना है। तो अब ये इंपोर्ट हो गया है। तो अब मैंने सेकंड सेल खोल रखी है। अब मुझे एक डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम के बाद मुझे लिखना है स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV। CSV के यहाँ पे मेरे को पाथ देना है। तो बेसिकली अभी जो मैं आपको ये वाला मेथड बता रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट मेथड है, ओके। तो फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड टू रीड CSV, ओके। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है, स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV। एंड अब मुझे कोई एक पाथ ले लेना है। DBFS में जाके मैं कोई भी एक फाइल स्टोर का पाथ ले लूंगा। जैसे कि मैं अभी एक रैंडम एक CSV फाइल ले रहा हूँ, उसका मैंने पाथ कॉपी किया, ओके। एंड अब मैं उस पाथ को यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो ये अब मैंने दे चुका हूँ कि हाँ, स्पार्क के थ्रू मैं रीड कर रहा हूँ। फॉर्मेट दे रखा है मैंने CSV एंड उसके अंदर मैंने पाथ दे रखा है। ये पाथ जो है मेरा DBFS में पड़ा हुआ है।
इट डजेंट मैटर कि आपका पाथ में फाइल जो आपकी है वो डीबीएफएस में पड़ी हुई है, कि लोकल में पड़ी हुई है, या आपके किसी भी एक्सटर्नल डेटाबेस में पड़ी हुई है। ठीक है, आपकी सीएसवी फाइल कहीं भी पड़ी होगी, आपको बस कनेक्शन बना के इस डेटाबेस में लेके आना है एंड आपको उसको रीड करना है। तो मैथड जो होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको रन कर देना है। ठीक है, तो अब ये रन होगा एंड इसके बाद आपको कुछ आउटपुट दिखाएगा भी। एक मिनट। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि मेरी जो फील्ड है वो रन हो चुकी है ना। एंड अब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा नए सेल्स में जाकर। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा है कि मेरी जो सीएसवी फाइल है वो डिस्प्ले हो चुकी है। बट एक सेंस ऑफ ह्यूमन यूज करना आप, आपको दिख रहा होगा कि जो मेरी जो फर्स्ट रो है ना, डिस्टिंक्ट आईडी इवेंट एंड डेट, ये बाकी वैल्यूज से मैच नहीं हो रही है। इसका जो ये ऑड वैल्यू है, ठीक है, तो ये ऑड वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये जो मेरी फर्स्ट रो है ना, ये मेरा वैल्यू नहीं है, ये कॉलम है, ये हेडर है। ठीक है, एंड हमको फर्स्ट रो को एज अ हेडर चाहिए। तो अगर मेरे को हेडर चाहिए तो बाय डिफॉल्ट स्पार्क ने हेडर्स नहीं लिया है फर्स्ट रो को। बट अगर आप चाहते हो कि मेरी फाइल के अंदर फर्स्ट रो जो है वो एज अ हेडर ट्रीट हो, तो आपको स्पार्क को बताना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट रो को एज अ हेडर ट्रीट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर उसने हेडर नहीं लिया है, दैट्स उसने एक डिफॉल्ट हेडर्स बना दिए C0 C1 C2 करके। बट आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो आपको एक ऑप्शन देना पड़ता है। जब आप ऑप्शन दोगे तो ऑप्शन में डिफाइन करना पड़ता है कि हेडर इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो जब आप वो चीज डिफाइन कर दोगे तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा हेडर्स इक्वल्स टू ट्रू। जब आप ये कर दोगे देन वो एक हेडर्स ले लेगा एंड देन आपको आउटपुट सही मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, आपको डिस्टिंक्ट आईडी भी एज अ हेडर्स मिल गया। दैट मीन आपके डेटा के अंदर 3 कॉलम्स आ गए हैं। अब ये आपको सही तरीके से मिल गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ सीएसवी एडिट करने का। सेकेंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो वो हो गया एंड सेकेंड मेथड ये हो गया कि आप एक डेटा फ्रेम और बना रहे हैं, स्पार्क डॉट रीड, एंड सीएसवी की जगह आप उसको मेंशन कर रहे हैं कि मेरा जो फॉर्मेट है वो सीएसवी है। फॉर्मेट जो है वो सीएसवी है एंड आगे आप सीएसवी की जगह लोड कर, दैट मीन्स कि मेरे को फाइल लोड करनी है, फॉर्मेट सीएसवी है। सेम पाथ आपको वापस से दे देना है उसको। मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया है। ठीक है, एंड जब आप इसको रीड करेंगे सेम आपको आउटपुट वापस से मिल जाएगा। ठीक है, df1 डॉट डिस्प्ले, df1 डॉट डिस्प्ले आपको सही तरीके से मिल रहा है। ठीक है, बट अभी भी यहाँ पर वही दिक्कत आ रही है कि पहले जो रो है ना वो हेडर्स नहीं आया। तो सेम चीज आपको ऑप्शंस यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देना हाँ पड़ेगा, स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट CSV डॉट ऑप्शन एंड डॉट लोड। ठीक है, तो उसके बाद आपको हेडर्स भी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे दोनों मेथड से आपने CSV को रीड कर लिया है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, एक ऑप्शन होता है सीएसवी को रीड करते टाइम डेलीमीटर, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि आपके पास वैल्यूज कॉमा से सेपरेट थी। दैट मीन्स वो उसका जो डेलीमीटर है वो कॉमा है। मतलब कि आप स्पार्क को बता रहे हो कि मेरी जो फाइल है उस पर जो कॉलम्स है ना वो किस वैल्यू से सेपरेट है। अगर आप वो चीज़ नहीं बताओगे तो स्पार्क को पता चलेगा नहीं कि आपके कि कितने कॉलम आपकी फाइल में है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डेलीमीटर कॉमा होता है, कि अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो डेलीमीटर कॉमा पकड़ लेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक ऑप्शन और डाल के देता हूँ, डेलीमीटर। तो डेलीमीटर जैसे मैंने दे दिया डेलीमीटर एंड ये आप मैंने दे दिया कॉमा। ठीक है, तो जब आप इसको रन करोगे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम ही आउटपुट आएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसने खुद ही पकड़ लिया है कि हाँ जो मेरी फाइल थी वो उसके जो कॉलम्स थे, जो वैल्यूज थी वो कॉमा से सेपरेट हुई थी। इसलिए कॉमा के पहले की जो वैल्यू एंड कॉमा के बाद की जो वैल्यू है उसको एक एज अ न्यू कॉलम ट्रीट करना है। इसलिए उसने उसको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट करके रखा था। बट कुछ कुछ केस में क्या होते हैं कि आपकी जो वैल्यूज होती हैं CSV फाइल के अंदर वो इस तरीके से होती हैं, यश ऋषभ पांडे, देन IT एंड देन CSE। दैट मीन्स कि ये एक रो की वैल्यू है, ऋषभ पाइप साइन, पांडे पाइप
IT पाइप CSV। अब इसमें आप उसको कॉमा डिफाइन करोगे ना, तो उसको अब लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ कि आपके में कॉमा करके वैल्यू सेपरेट थी, ठीक है। जो आपकी CSV फाइल थी उसमें कॉमा से सेपरेट हो रखी थी वैल्यूज कॉलम की, बट आपने क्या बोला कि नहीं मेरे में कॉमा से नहीं है, पाइप से सेपरेट है, ठीक है। तो अब जो आप पाइप के थ्रू रीड करोगे ना, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम आएगा, आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम आएगा डिस्टिंक्ट आईडी कॉमा इवेंट नेम कॉमा डेट के नेम से, बिकॉज स्पार्क आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि आपके फाइल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, बिकॉज उस कॉमा को भी वो एक एज अ वैल्यू ट्रीट कर रहा है। बट अगर आपको उस कॉमा को एज अ न्यू कॉलम, उसके पहले की वैल्यू उसके बाद की वैल्यू को एज अ न्यू कॉलम ट्रीट करवाना है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा ऑप्शन में डेलीमीटर के आगे कि हाँ भाई मेरा तो कॉमा है, उसके पहले की वैल्यू उसके बाद की वैल्यू को एज अ न्यू कॉलम ट्रीट करो, ठीक है। तो कभी कभी अगर आपको आपके फाइल में पाइप साइन आ रखा है तो आपको पाइप देना पड़ेगा, एंड अगर कॉमा आ रखा है तो आपको कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वापस से कॉमा ले ले रहा हूँ यहाँ पर, एंड इसके बाद आपको सही आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। सही आउटपुट मिल जाएगा आपको, एंड यू विल गेट द करेक्ट आउटपुट। सेम चीज आपको यहाँ पर भी नीचे सेकेंड मेथड में भी डाल देनी है, बिकॉज ये भी मेरा CSV रीड करने का ही मेथड है, वो आपके ऊपर, आपको कौन सा मेथड यूज करना है आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक है। तो आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा। अब थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि जो डेटा है उसके अंदर टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। अब अभी तो मुझे पता है कि ठीक है ये हो गया, ठीक है। अभी मेरे कॉलम जो डेटा फ्रेम में DF नेम का है ना, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं एंड उसका क्या टाइप है, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है प्रिंट स्कीमा करके। मैं प्रिंट स्कीमा करूंगा एंड मुझे स्कीमा मिल जाएगा मेरे डेटा फ्रेम का, कि मेरे पास तीन कॉलम है, डिस्टिंक्ट आईडी इवेंट एंड डेट, तीनों का जो टाइप है वो स्ट्रिंग ही है, ठीक है, स्ट्रिंग ही है। अभी क्या है कि उसने ट्रीट कर रखा है कि स्ट्रिंग ही आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर आप उसको स्कीमा डिफाइन नहीं करोगे कि मेरी जो फाइल है उसके अंदर कुछ डेट कॉलम भी है, इंट कॉलम भी है, एंड मैनी ऑप्शन मैनी मैनी टाइप्स भी हो सकते हैं, इंट बूलियन डेसिमल्स एंड ऑल, राइट। तो वो स्ट्रिंग ही पकड़ेगा उसको बिकॉज बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, अगर आपको ओरिजिनल टाइप चाहिए तो या तो आप उसको स्कीमा डिफाइन करके दे दो कि ये स्कीमा के अंदर कॉलम्स हैं, ये इस टाइप के होने चाहिए। अगर नहीं पता है आपको, देन आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड मिलता है इन स्पार्क के अंदर कि आप एक ऑप्शन लगा सकते हैं इन्फर स्कीमा करके। दैट मीन्स कि आप स्पार्क से खुद बोल रहे हैं कि इन्फर स्कीमा करके आप एक ऑप्शन होता है जिसको आपको ट्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब कि ये कि आप स्पार्क से खुद बोल रहे हैं कि मेरे डेटा को एनालाइज करके उसका टाइप खुद निकाल लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे जो टाइप है वो उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो उसका खुद निकाल लो। अब एज आपने इन्फर स्कीमा ट्रू कर दिया, ठीक है। अब इन्फर स्कीमा ट्रू करने के बाद भी आप देख रहे होगे कि इसका टाइप डेट का स्ट्रिंग क्या है, बिकॉज अभी जो डेट है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही है, ठीक है। आपको उसको एक डेट के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। जब तक आप उसको एक डेट के फॉर्मेट में नहीं बनाओगे तब तक वो उसको स्ट्रिंग ही एनालाइज करेगा, ठीक है। इसलिए, बट कभी कभी क्या होता है कि लेट सपोज करो कि आपका यहाँ डेट की जगह आपका नंबर है, नंबर आ रखे हैं 1 2 3 4 5, जब आप उसको रीड करोगे तो आपको स्ट्रिंग मिलेगा। बट अगर आपने इन्फर स्कीमा ट्रू कर दिया तो उसको एनालाइज करके वो इंटीजर्स पकड़ लेगा, ठीक है। तो इन्फर स्कीमा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, बट ऑप्टिमाइज हम इसलिए नहीं बोलते हैं बिकॉज अभी आपके पास लेस रिकॉर्ड्स हैं। अभी क्या है कि आपके पास अगर काउंट आप चेक करोगे ना इसका, कि आपके पास फाइल में क्या काउंट है, ठीक है। तो इस फाइल में आप काउंट चेक करोगे तो आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, आपके पास सिर्फ 50 रिकॉर्ड्स हैं, 50,000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी ज़्यादा है एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो आपने इसमें इन्फर स्कीमा ट्रू कर दिया, बट सपोज करो जो आप अपने किसी बड़े डेटाबेस पे काम करेंगे, उसमें क्या होता है कि आपके पास मिलियंस ऑफ जीबीस एंड ऑल आपके पास डेटा होता है, ठीक है, मिलियन ट्रिलियंस में। तो उसमें आप इन्फर स्कीमा ट्रू करोगे तो आपका ऑप्टिमाइज नहीं होगा एंड आपका वो कॉस्ट ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो हम रिकमेंड नहीं करते कि आप इन्फर स्कीमा ट्रू इन्फर स्कीमा उस पर लगाएं, ठीक है। तो उसमें उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक्सटर्नल स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं अलग से, एंड वो स्कीमा आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको स्कीमा को आप इस क्वेरी के अंदर डाल सकते हैं कि भाई ये मेरा स्कीमा है एंड जो भी तुम कॉलम लेकर आ रहे हो इसको इस स्कीमा से मैप करके उसका वो टाइप बना के दे दो, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसका इन्फर स्कीमा यूज करूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेम आपको ऑप्शन यहाँ वाले ऑप्शन में भी लगा देना है।
इन्फर स्कीमा भी मैंने यहाँ पर भी लगा दिया, एंड ये सेकंड वाले मेथड में भी चल जाएगा। ठीक है, तो आपको अब सही तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब एक कॉन्सेप्ट और होता है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास वैल्यूज किस फॉर्म में आ रही थी। वैल्यू आपके पास ऐसे कि ऋषभ कॉमा पांडे कॉमा आईटी कॉमा सीएससी ऐसे आ रही थी। ठीक है, तो अभी तो ये एक रो में थी, बट कुछ कुछ केस में क्या होता है ना, कि आपके पास सेकंड रो की वैल्यू ऐसे आती है। लेट सपोज कि आ रही है रोहित शर्मा आईटी एंड। ठीक है, तो ऐसा होता है, बट यहाँ पर क्या होता है ना, कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपका एक वैल्यू आपके जस्ट इसी के नीचे एक वैल्यू होती है। लेट सपोज कि सीएससी प्लस एमई। ठीक है, तो इस केस में क्या है आप देख सकते हो, कॉमा छोड़ो इसको। ठीक है, तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेरी जो इसमें जो रो की फर्स्ट रो की जो वैल्यू है ना, वो इस फॉर्म में आ रखी है। दैट मीन्स कि सेकंड रो फर्स्ट रो। अब इस केस में क्या है कि मेरी फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू है वो ऋषभ है, सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है वो पांडे है, एंड थर्ड में जो है आईटी है, एंड फोर्थ में क्या है सीएससी प्लस न्यू लाइन एमई। दैट मीन्स इसमें एक न्यू लाइन भी आ गई है। ठीक है, अब जब आप इसको स्पार्क में रीड करोगे ना, तो स्पार्क बाय डिफॉल्ट क्या करेगा कि आपकी न्यू लाइन को वो एनकाउंटर ही नहीं कर पाएगा, एंड इसमें जो आपकी एमई की वैल्यू है ना, वो आपके नेक्स्ट रो में पहुंच जाएगी। दैट मीन्स आपकी स्पार्क में जब आप इसको रीड करोगे, तो वो एक न्यू रो में पहुंचने के बाद वो क्या कर देगा, वैल्यू को ऐसे कर देगा, नल 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 एंड कॉमा, कॉमा के आगे एमई। समझ रहे हो? तो आपके पास वैल्यू कैसे हो गई, सीएससी प्लस एंड नेक्स्ट रो में आ गई एमई। अब जो मेरा जो डेटा है ना सीएससी का, वो करप्ट हो गया, बिकॉज ओरिजिनल फाइल में जो रिकॉर्ड्स थे वो सिर्फ दो रोज थी। अब मेरे पास तीन रो आ गई हैं। इसका मतलब ये करप्ट हो गया, बिकॉज अब मैं चाहता हूँ कि ये सीएससी प्लस न्यू लाइन में एमई जो है ना, वो एक ही कॉलम में आए। तो उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जब हम सीएससी को रीड करेंगे तो वहां पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास एक और ऑप्शन है। दैट मीन्स वो ऑप्शन हमारा पास होता है मल्टी लाइन का। ठीक है, तो मल्टी लाइन भी मुझको ट्रू करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हाँ भाई, मेरे पास कॉलम में नई नई लाइंस में भी वैल्यूज आ सकती हैं, तो उनको एज अ न्यू रोज में कंसीडर मत कर लेना। ठीक है, वो अपने घर की वैल्यू है, तो आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। तो आपको आउटपुट जो आएगा ना, वो दो रो ही आएंगी, एंड जो ये वाला जो कॉलम होगा ना, वो आपको सी एस सी प्लस एम ई करके एक कॉलम के अंदर एक के नीचे एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको उसको दिक्कत देने की अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सेम चीज मैं आपको यहाँ पे सेकंड मेथड में भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ सीएसवी को रीड करते वाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं एंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एंड अब एक लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। अभी आप देख रहे हो कि मैं बार बार ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी जो कोड की रीडेबिलिटी है वो बढ़ जा रही है एंड कॉम्प्लेक्स हो रही है। ऊपर भी हो रही है, फर्स्ट मेथड में भी हो रही है एंड सेकंड मेथड में भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा सा कोड को कम करने का तरीका होता है, जो मैं कर सकता हूँ। मैं बार बार ऑप्शन लिखने की जगह एक ही बार लिखूंगा एंड उसी के अंदर वैल्यूज डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें मुझे क्या करना है, ऑप्शंस लिखना है। ठीक है, हेडर, हेडर के आगे मुझे एक इसमें इक्वल्स करके ट्रू कर देना है। इसमें मैंने ट्रू किया, देन मुझे ऑप्शन ये वाला लेके आना है डेलीमीटर, वो मैं लगा दूंगा, एंड देन इसको मुझे कॉमा कर देना है। देन मैं एक और ऑप्शन लेकर आऊंगा इन्फर स्कीमा वाला, इन्फर स्कीमा वाले को भी मैं ट्रू कर दूंगा, एंड मल्टी लाइन वाले ऑप्शन को भी मैं कॉमा से सेपरेट करके इसको भी मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे बाकी ऑप्शंस यूज करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि मैंने एक ही ऑप्शंस के अंदर हेडर डेलीमीटर इनपर स्कीमा एंड मल्टी लाइन डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो मुझे अब बार बार नए नए ऑप्शंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसका आप आउटपुट चेक करोगे तो आपका आउटपुट दिख जाएगा कि स्ट्रिंग 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 आ रहा है, एंड आपके पास काउंट भी आ रहा है। ठीक है, एंड आपके पास डिस्प्ले करने में उसके टैबुलर फॉर्म में भी आपका रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो
आप जब डिस्प्ले करोगे तो आपको एक टैबुलर फॉर्म में एंड वेल स्ट्रक्चर्ड वे में दिखता है, इसमें आप अपना अच्छे से समझ सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर शो कर देंगे, जो भी एक कमांड होती है, अगर आप शो करते हैं तो आपको टैबुलर फॉर्म में तो मिलेगा, बट वो उतना आई मीन वेल स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगा, तो आप इतना उसको अंडरस्टैंडिंग वे में नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इसलिए आप उसको डिस्प्ले यूज करिए। ठीक है, तो डिस्प्ले करेंगे तो सेम थिंग्स जो मैंने आपको यहाँ बताया, सेम आपको ऑप्शन यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर भी आप ऑप्शन को हटाकर, जहाँ जहाँ तक ऑप्शन है उसको हटाकर आप यहाँ पर डाल देंगे, एंड देन ये यहाँ पर भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भी काम कर गया है। तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं कि सीएसवी को रीड करने के मैंने आपको दो मेथड बताए, एक बार आपको फॉर्मेट डिफाइन करने के बाद एंड एक विदाउट फॉर्मेट डायरेक्टली सीएसवी लिखने के बाद। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया मेथड्स, एंड आपको मैंने ऑप्शंस बता दिए। जब आप सीएसवी को रीड करेंगे तो विदाउट ऑप्शन तो आप रीड करने वाले हो ही नहीं, बिकॉज वो ऐसा केस आएगा ही नहीं कि आपको विदाउट ऑप्शन रीड करने पड़े, क्योंकि आप हमेशा काम करोगे तो आपके कभी सीएसवी कॉमा से सेपरेट होगी, कभी आपकी सीएसवी जो है वो पाइप से सेपरेट होगी, तो आपको ऑप्शंस तो यूज करने ही पड़ेंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके जो डेटा होता है ना वो मल्टी लाइन में आता है, तो आपको वो भी ट्रू करना पड़ेगा। ये सब काम आपको तभी आप कर सकते हो, तो आपको आप जब एक अपनी सीएसवी फाइल को रीड करोगे ना, तो रीड करने के बाद आपको अगर एरर दिख रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। एंड कभी कभी बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपको कभी कभी आपकी सीएसवी में कुछ रेयरली रेयर एरर मिलते हैं, तो उसके बेस में आपके और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, अभी आप बिगनर्स हैं तो आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शन वो मैंने आपको बता दिए, तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड अगर आपको ये नहीं पता है कि ये डेटा फ्रेम एंड ऑल क्या होता है एंड स्पार्क क्या है, हडूप क्या है, तो इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा इस प्लेलिस्ट के अलग, आप उसको वहां पे देख के समझ के देन आप इस प्लेलिस्ट पे आकर ये मेरी प्लेलिस्ट की वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको नहीं पता है कि डेटाबेस क्या होता है एंड कैसे काम करता है, तो इस प्लेलिस्ट की मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने बना रखी है डेटाबेस के इंट्रो के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हैं एंड आप अच्छे से समझ सकते हैं। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट पर जाकर वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अवेलेबल रहता हूँ एंड मैं श्योर आपको मैसेज रिप्लाई करूंगा, नॉट एट द सेम टाइम बट या जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मैं लाइव सेशंस ले लूंगा एंड आपके जो भी डाउट होंगे मैं उस सेशन में आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इसके बाद मैं आपकी और वीडियोस भी बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग कि हम एक्सटर्नल स्कीमा कैसे डिफाइन करते हैं, जो इस वीडियो में आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, बिकॉज उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाऊं एंड उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम सीएसवी को रीड करते टाइम एक्सटर्नल स्कीमा कैसे डिफाइन कर सकते हैं। राइट, तो आई होप you all like this video. If you like this video, just do subscribe, share, and comment, right? Thank you guys. Bye.